दी एंड। अब आ गया है हमारा एंड, है ना। बायोलॉजी एग्जाम अब होने वाला है और मेरे अकॉर्डिंग ये लास्ट थ्योरेटिकल एग्जाम है जो आप देने वाले हो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रिजल्ट, और या फिर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई डेट शीट जो आप एग्जाम देने वाले हो। इसका मतलब ये कि अब आप चाहे नीट के लिए प्रिपरेशन करने वाले हो, चाहे सीयूटी के लिए प्रिपरेशन करने वाले हो, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो सारे एग्जाम्स होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। अब थियोरेटिकल एग्जाम का अच्छा फायदा ये है कि आप जो भी आंसर लिखते हो उसमें मार्क्स देना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाता है टीचर के लिए। एमसीक्यू की तरह नहीं है जिसमें सारी चीजें गलत होंगी या फिर सारी चीजें सही होंगी। ऑब्वियस सी बात है, हमारे सीबीएसई में 33 क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें 16 मार्क्स के सिर्फ एमसीक्यू है, लेकिन बाकी चीजें आ जाती है थ्योरेटिकल पार्ट पे। देखो यार, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, ऑब्वियस सी बात तुम लोगों ने मेहनत करी है। हमने लगातार ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट चैप्टर के लाइव सेशन लिए, वन शॉट्स, हमने 4-4 घंटे 5-5 घंटे के बैचेस भी लिए हैं, और यहाँ तक हमने रात को 1:30 2-2 बजे तक भी पढ़ा है ना। किस लिए पढ़ा है? इस 25 मार्च के एग्जाम के लिए। कहने का मतलब ये, एंड ऑफ द डे जो सारी चीजें चल रही हैं, 11 तारीख को आपका लास्ट एग्जाम हुआ, उसके बाद आपने होली सेलिब्रेट करी, होली पर भी हमने पढ़ाई करी। इसका मतलब हमने सुबह होली खेली है और रात को हमने लाइव क्लास के सेशन लिए, वो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। कहने का मतलब ये एंड ऑफ द कंक्लूजन ये है कि भाई आपने इन 10 दिनों को छोड़ो, पहले भी आपने मेहनत करी है, लेकिन 10 दिनों के अंदर जो हमने मेहनत करी है लगकर वो इनकम्पेरेबल है कि नहीं। ठीक है, अब आपको वो कुछ दिन ही दिखाने एग्जाम के लिए। मैं यहाँ पे आपको सिंपल कुछ टिप्स दे सकता हूँ जिसमें आपका एग्जाम टाइम पर बिल्कुल फ्रीज ना हो जाए, और प्लीज बिलीव करो एग्जाम बहुत ईजी आने वाला है। एग्जाम लिटरली बहुत इजी आने वाला है। मैंने आपको हर रोज लिटरली एक क्वेश्चन पेपर दिया है और अगले दिन उसके सॉल्यूशन दिए हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप आंसर फ्रेमिंग कैसे कर सकते हो, है ना। कि कहने का मतलब ये कि मैं हर किसी बच्चे के आंसर फ्रेमिंग नहीं देख सकता, हर रोज मैं एक क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, और फिर इतने सारे बच्चों का रोज मैं अगर वो देखना चालू करूँ तो वो बहुत मुश्किल है। इसीलिए मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि तुम लोगों ने वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे और अगले दिन उसके सॉल्यूशन के साथ मैच किए होंगे। मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी लिए, ऑफलाइन डाउट्स भी लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमने लगभग हर चैप्टर, मैंने इन टोटल देखा जाए तो लगभग हर चैप्टर करा दिया है। ऑनलाइन ऑब्वियस सी बात है, कुछ एक दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी से ही प्रेफ करनी है। मैंने उसके नोट्स दिए लिटरली आपको, जो मतलब फाइनल नोट्स है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। अब बात आती है कुछ टिप्स की कि मैं एंड डे पर क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट एमआईक्यूज दिए हुए, स्टार रेटिंग का मतलब कितने इंपॉर्टेंट है मार्क्स से रिलेटेड वो क्वेश्चन आने के चांसेस। उसके बाद 2010 से जितने भी क्वेश्चन पेपर है चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, आपको लगातार साइट पर मिल रहा था, मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा था, लिंक ट्री पे मैंने लिंक्स डाले हुए थे, व्हाट्सएप पे मैं आपको भेज रहा था, या फिर टेलीग्राम चैनल पे, तो हमारा चैनल है उस पर भी दे रहा था। लेकिन अब एंड बात ये आती है कि आपने कितनी मेहनत करी है ना। तो मैं या फिर मेरी टीम, तो हम तो लगे हुए हैं। ठीक है, कोई टाइपिंग में लगा हुआ है, कोई क्वेश्चन सेग्रीगेशन में लगा हुआ है, मैं यहाँ पे पढ़ाने में लगा हुआ हूँ, फिर उनकी पीपीटीज बनानी मेरे को पड़ रही है। लेकिन आपको भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। ठीक है, अभी भी आपको लगता है कि आपको क्विकली कुछ चीजें देखनी है, तो मैं अभी भी प्रेफर करूंगा, मेरी वेबसाइट वाले नोट्स अब देखने का टाइम नहीं है। सीधा जो मैंने टेलीग्राम पे क्लास में जो शेयर की हुई नोट्स है वो आप देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत क्रिस्प है। क्योंकि ऑब्वियसली बात, मेरे को जब पीपीटी बनानी है तो मैं बिल्कुल क्रिस्प चीजें रखूंगा, और वहां पर डिटेल नोट्स है साइट पर, तो आप वो देखो ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अब सबसे पहली चीज तो ये, अगर आपको किसी भी चैप्टर में अब एंड में देखना है कि और क्या क्या एंड में देखा जा सकता है, तो कहीं वेबसाइट पे नहीं जाना, कुछ नहीं करना। अगर आपका मन कर रहा है पीडीएफ के थ्रू पढ़ने का, तो मैं एक नीचे पीडीएफ लिंक कर रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो, या फिर मैंने उस लिंक से पहले सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो चैप्टर में क्या लिख रहे हैं वहां पे जाकर देख सकते हो। इसका मतलब कहीं वेबसाइट पे नहीं जाना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूं मैं, कि एंड ऑफ द टाइम आपको रिवाइज करके ही जाने हैं, उनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, उन क्वेश्चंस में से आना ही आना है। और उस इंपॉर्टेंट बात ये कि प्लीज उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है, ताकि बाद में मैं चेंज ना कर दूं, फिर आपको लगेगा कि नहीं आपने चेंज कर दिया, आपने बोला कुछ और था, आया कुछ और है। मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ वही से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चीजें देखनी पड़ेगी। मैं क्लास में जब बताते हुए जा रहा था, मैंने हर क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, स्टार रेटिंग्स लगवाई कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ में आ गया। ये तो हो गई हमने इतने दिनों में क्या प्रिपरेशन करी है, तो इतना लंबा जो गैप था हमने उसको पूरा यूटिलाइज कैसे करा है। लेकिन ऑब्वियस सी बात, मैंने आपको पहले से अनाउंस किया हुआ था, लास्ट के पेपर के 2 दिन पहले मैं जानबूझ के सारी चीजें छोड़ दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि 2 दिन के अंदर आपको क्या चीजें सेग्रीगेट करके आपको क्या पढ़ना है ना। क्योंकि इतने दिन 12 दिन जब मैंने पढ़ाया, तो एटलीस्ट 1-2 दिन आपको मिलने चाहिए उसमें से देखने के लिए अब मुझे किसमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं तो लगातार पढ़ाते हुए जा रहा हूँ, फिर आपको देखना है। लेकिन अब आता है एंड डेज, है ना। अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको आखिरी कुछ दिन के अंदर, आखिरी इस दिन पर क्या किया जा सकता है।
ठीक है। सबसे पहली बात, एग्जाम के बारे में अगर बताई जाए तो प्लीज ऐसा कोई टॉपिक मत छोड़ के जाना जिसमें आपको ये लगे कि ये मेरा छूट गया है या छूट रहा है या मैं भूल गया उसको करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी सिंगल टॉपिक शुड बी टच्ड, ये बात दिमाग में बिठा लो। आपके चैप्टर का कोई भी एक पार्ट है, प्लीज उसको रेफर करो। एटलीस्ट एक सिंगल लाइन रीड करके जाओ, जिससे आपके दिमाग में ये रहे कि मैंने हर एक टॉपिक टच करा है। क्योंकि हमारे दिमाग में वरना ये रहता है कि मैंने एक छोटा सा टॉपिक टच नहीं करा, उसके चक्कर में जो सब कुछ पढ़ा हुआ है वो सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। प्लीज इस बात का ध्यान रखना। और आपको ये बोलने के लिए लग रहा हो कि मैं सिर्फ बोल रहा, ऐसा नहीं है। दैट इज द कॉन्फिडेंस लेवल, वही मैटर करता है। समझ में आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लीज जब भी आप आंसर फ्रेम कर रहे हो तो आंसर आपने सारे पेपर्स दे दिए, आपको शायद सारे टीचर्स ने बता ही दिया होगा, लेकिन मैं बायोलॉजी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजी इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, उसमें स्पेसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके कोई टीचर को दिक्कत नहीं होगी, किसी टीचर को बुरा नहीं लगेगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन के बाद प्लीज एटलीस्ट 4 लाइनें छोड़ो। आपने एक आंसर खत्म करा, उसके बाद 4 लाइनें छोड़ो और उसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू करो। समझ में आ गया। अगर नया सेक्शन शुरू करना है और नीचे कुछ कम जगह बची हुई है, 5 6 7 लाइनें बची हुई है, प्लीज नए पेज से शुरू करो। तो हर क्वेश्चन के बाद आपको लाइन छोड़नी कम से कम 4। और अगर जो कम जगह बच रही है तो नया सेक्शन शुरू करना, तो प्लीज अगले पेज से शुरू करो। दूसरी बात, आप किसी भी सेक्शन से शुरू कर सकते हो, आपके ऊपर है। समझ में आया। लेकिन प्लीज एक पैटर्न फॉलो करना। अगर आप सेक्शन नंबर सी से शुरू कर रहे हो तो प्लीज उसी को कंटिन्यू करते हुए जाओ। अगर आप डी से शुरू कर रहे हो तो प्लीज डी से करते हुए जाओ। समझ में आ गया। तो सेक्शन का ध्यान रखना और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 30 से 40 वर्ड ही लिखने, उससे ऊपर नहीं जाना है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 50 वर्ड से 60 वर्ड ही लिखने हैं, उससे ऊपर नहीं जाना है। प्लीज इस बात का ध्यान रखो। समझ में आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब एमसीक्यू मेरे अकॉर्डिंग आपको एंड में करने चाहिए। देखो यार, मैं ना डायरेक्टली आपको बोल नहीं सकता, 10th क्लास में भी मैं यही चीज समझाता हूँ कि कई बार क्या होता है कि एंड में जाके एमसीक्यूज ना, जब क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं तो कई सारे एमसीक्यू अपने आप ही दिमाग में बाद में आ जाते हैं। समझ में आ गया। और कई बार ऐसा होता है कि कहीं से हिंट भी मिल जाती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है जब आपको हिंट भी मिल जाती है कहीं से। ठीक है। तो इस वजह से एमसीक्यूज में स्टार्टिंग में 16 क्वेश्चन या 16 नंबर पाने के लिए टाइम वेस्ट कर देना इज नॉट गुड। प्लीज इस बात को फॉलो करना। आप एमसीक्यू ट्राई करना कि एंड में करो। आपकी आदत है स्टार्ट से एक फ्लो में लेते हुए चलने की, तो प्लीज उसको फॉलो करो, मेरी बात ये वाली मत मानो। ठीक है। और एंड एक कंक्लूजन जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। भाई आप कुछ भी करो, आप चाहे उसके अंदर कहानी लिख कर आओ, कुछ भी लिख कर आओ। आपको टॉपिक समझ में आ गया तो टॉपिक का आंसर नहीं आता, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिख के आओ। टॉपिक भी नहीं आता तो उसका अराउंड सराउंडिंग वाला टॉपिक तो पता होगा, वो लिख के आ जाओ। ये भी नहीं पता तो चैप्टर तो समझ में आ रहा होगा भाई कि कौन से चैप्टर से आया है ये, प्लीज वो लिख के आ जाओ। और चैप्टर भी नहीं पता तो फिर ये लिख के आ जाओ कि भैया कौन से पेपर का सब्जेक्ट का पेपर देने का, ये तो पता है बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हो, बायोलॉजी से किसी भी चैप्टर से उठा के वहां पे लिख कर आओ। छोड़ के नहीं आना है। मैंने स्टार्टिंग में 11th ऑफ मार्च को एक वीडियो बनाई थी, टारगेट 70 आउट ऑफ 70। हमने उसी लेवल की प्रिपरेशन करी है भाई। वो टारगेट सच में है, ऐसा नहीं है कि वहां पे लिख दिया था तो बस प्रिपरेशन अलग लेवल की चली। आपको हर एक चैप्टर पढ़ाया गया है, हर एक चैप्टर के नोट्स दिए गए हैं। और नोट्स, एक लाइव वीडियो में हम बात भी कर रहे थे कि नोट्स इनकम्पेरेबल, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ, उन नोट्स के अलावा या फिर मैंने क्लास में जो पीपीटी पढ़ाई है उनके अलावा कहीं से नहीं आएगा। ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको हर तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमआईक्यूज और हर तरीके के पीवाईक्यूज दिए। ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपका सीयूटी का मैं ध्यान रखूंगा, आपके नीट की तैयारी मैं करा दूंगा, लेकिन अभी सीबीएसई में प्लीज मेरी बातों को मानकर प्लीज सीबीएसई लेवल बहुत अच्छे से इंप्रूव कर दो। अगर आपका सीबीएसई लेवल अच्छा जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप हो जाएगा, जो आपको हेल्प करेगा सीयूटी में, नीट में, नर्सिंग या फिर कोई भी आप एग्जाम देने वाले हो आगे जाकर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। तो स्पेसिंग का ध्यान रखना है, सेक्शन वाइज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन से क्वेश्चन पहले करने वो ध्यान रखना है, और स्पेस प्लीज इंपॉर्टेंट देना, और किसी भी तरीके का क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। अब बात आती है आंसर फ्रेमिंग करते समय किस चीज का ध्यान रखें। ठीक है। तो देखो यार, हमेशा याद रखो कुछ ना आंसर्स करते समय ना हमेशा कीवर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बीटी कॉटन के ऊपर। तो बीटी कॉटन के ऊपर आप जब लिखोगे ना आंसर, तो आपको बीटी या डेडिस बैसिलस उसके बारे में लिखना ही पड़ेगा, मेंशन करना ही पड़ेगा। फिर आपको ये मेंशन करना ही पड़ेगा कि क्राई नाम का जीन होता है कि नहीं। तो ये कीवर्ड है उस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के अंदर कि भैया ये वाले वर्ड तो आने ही चाहिए। आप कहीं से कोई सा भी टॉपिक उठा लो, कहीं से कोई सा भी टॉपिक उठा, उसके अंदर कोई ना कोई कीवर्ड होता है जिसके थ्रू आप आंसर फ्रेमिंग करोगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और जितने ज्यादा अच्छे एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड्स लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर। ठीक है। कहीं पे आप ये लिख रहे हो कि स्टार्टिंग अच्छी नहीं चाहिए, एंडिंग अच्छी नहीं चाहिए, बीच में कुछ भी लिख के आ जाए, ऐसा नहीं होता।
ठीक है। पहले होता था कि टीचर को मैक्सिमम कॉपी चेक करनी होती थी, तो वो मस्त पैसे के चक्कर में ऐसे करते थे, लेकिन अब टीचर्स को लिमिटेड कॉपी चेक करनी होती है और उनके ऊपर दूसरा ये प्रेशर होता है कि उनकी कॉपी रीचेक भी की जा सकती है, तो इस वजह से वो एक्यूरेटली आंसर्स फ्रेम करे हुए चेक करते हैं। इसीलिए ये दिक्कत मत करना, ये हरकतें मत करना, प्लीज आंसर फ्रेम वर्ड्स के लिमिट में करो और प्लीज फॉलो करो कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हो, एक स्टार्ट, मेन आंसर और एक एंडिंग कंक्लूजन। किसी भी आंसर को फ्रेम करते समय कहानी की तरह लिखो, तो जो भी पूछा हुआ है पहले उसका छोटा सा इंट्रो दो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हाउ डज बीटी एक्ट्स ऑन इंसेक्ट्स या फिर मॉस्किटो, तो आप पहले बीटी के बारे में बताओ, इसने पूछा नहीं है बीटी के बारे में, आपको बताना है, ताकि जो आंसर मैं अगर कोई अनपढ़ बंदा भी जिसको बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है वो भी रीड करे तो उसको पता रहे कि बीटी है क्या। बीटी के बारे में बताओ, फिर मेन आंसर लिखो और फिर वो अटैक कैसे कर रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है आपको? प्लीज ये पैटर्न फॉलो करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके अलावा दिमाग में बैठाओ कि आपने पूरे साल मेहनत की है, अब आपका ये भी याद रखना पेपर आसानी आएगा, ठीक है। फिजिक्स के पेपर के बाद मेरे को लिटरली बहुत सारे मैसेज आए कि भैया फिजिक्स जैसा पेपर तो नहीं आएगा, फिजिक्स जैसी दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं होगी, फिजिक्स जैसी दिक्कत नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। बायो अच्छा पेपर जाएगा 101%, मैं बोल रहा हूँ। नहीं जाएगा तो मुझे आगे बोलना कि आपने झूठ बोला, आपने गलत बोला। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या नाम है, पेपर देने के बाद इस वीडियो में दोबारा आके कमेंट करना कि पेपर कैसा गया, अब बताना मुझे कि पेपर कैसा गया। समझा? बेकार जाएगा तब भी आना, तब भी लिखना गाली, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन पेपर बेकार नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। कुछ चीज प्लीज फॉलो करो। इंपॉर्टेंट हर चैप्टर में से सारी चीजें इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली बात, क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कहीं नहीं जाना। मैं पीडीएफ फिर भी बना दूंगा अगर आपको मन कर रहा है तो, ठीक है। हर चैप्टर की मैंने MIQs PYQs जो भेजे हुए हैं वो आपको अलग अलग, मैंने बहुत सारी चीजें बनाई, मैंने कुछ ओपन भी करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट से भी आपको मिल जाती है, यहाँ पे लिंक मैंने ट्री डाल रखा है, यहाँ पे सारे लिंक्स मैंने डाल रखे थे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिंक ट्री पे भी डाला हुआ था, यहाँ पे अगर आप क्लिक करो हिमांशु से लिंक ट्री क्लियर गूगल करते आपको सिंपल मिल जाता। मैंने हर एक चैप्टर के लिए करा हुआ है, ठीक है। चैप्टर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 हर चैप्टर के लिए किया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, हम टेलीग्राम चैनल पे डाल रहे हैं, मैं रोज एक क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूँ। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखो कि भाई मेहनत तो चल रही है, आप भी कर रहे हो मेहनत, मुझे पता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, पूरे साल का जो खेल है ना वो 3 घंटे के लिए ही है, पूरे 3 घंटे यूटिलाइज करके आने। अगर तुम में से कोई भी मेरे को पता लगा, तुम्हारे किसी क्लासमेट बैचमेट किसी ने भी बता दिया कि ये 3 घंटे से पहले या पौने 3 घंटे से पहले उठ गए थे, तो भैया मैं तुम्हें आके मारूंगा। 3 घंटे यूटिलाइज करो, टाइम हो, पेपर खत्म हो गया, टाइम बच रहा है, री रीड करो, रीवैल्यूएट करो, दोबारा जाओ, प्लीज इस बात का ध्यान रखना। एक चीज और एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज के ऑप्शन के साथ आंसर लिखने होते हैं। कई बार टीचर्स ये बोलते हैं कि ऑप्शन लिख के आ जाओ, अगर आपके इधर उधर नंबर हो रहे होते हैं तो जो एग्जामिनर होता है वो थोड़ा सा इधर उधर कर देते, ठीक कर देते हैं, ठीक है। शायद कर देते होंगे, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। लेकिन नॉर्मली रूल यही है कि आप अल्फाबेट जो भी ABCD जो भी है और उसके साथ पूरी स्टेटमेंट, असर्शन रीजन में आप छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी में पूरी पूरी क्या नाम है आंसर लिखना होता है आपको। समझ में आ गया? और वाले क्वेश्चन मत करना, कहीं आप पहले एक बार करो फिर दूसरी बार, ये तो 10th वालों को बतानी होती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। अब एंड ऑफ द टाइम प्लीज प्रिपरेशन सही से करके आओ, एग्जाम सही से देके आओ, नीट CUT सब बाद में देखा जाएगा, वो मैं देख लूंगा, मेरी जिम्मेदारी है वो। लेकिन प्लीज अभी के लिए CUT सॉरी CBSE पे ध्यान दो। 12th क्लास का लास्ट एग्जाम है, यू विल रिमेंबर दिस, ठीक है। और यू विल रिमेंबर ऑल द एफर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एफर्ट्स से ऊपर कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। प्लीज मेहनत करो, प्लीज लग जाओ, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम देना अपना बायो का। बाकी याद करो, मतलब सिंपल सा आंसर ये है कि जब भी आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है और 3 घंटे मुझे उस वहाँ पे देने हैं। आधे बच्चे मेरा टेस्ट देते समय इस वजह से छोड़ के चले जाते हैं कि हम थक गए थे। यार थक कैसे सकते हो आप? हाउ कैन यू डू दिस? सिंपल सा आंसर है, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए वो 3 घंटे की, ठीक है। आगे के लिए भी बोल रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम टाइम का ऑलमोस्ट टाइम पता है तो प्लीज उसी टाइम स्लॉट में घर पे प्रिपरेशन करो, मॉक टेस्ट दो। मैंने भर भर के मॉक टेस्ट भेजे हुए हैं, इतने मॉक टेस्ट बनाए ना भाई, इतने मॉक टेस्ट बनाए, बहुत मेहनत लग रही है, अलग अलग सोर्सेज से भी निकालने पड़ रहे हैं ना, तो उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। मतलब टेस्ट चेकिंग वाली टीम तक मैंने लगा दी कि यहाँ पे आपको आंसर निकालो, क्वेश्चन निकालो, इसके आंसर फ्रेम करो, ये मेरे को देने हैं। समझ आ गया? कुछ आंसर इधर उधर होते हैं ऑब्वियस सी बात, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे को बताया किसी किसी बच्चे ने कि कुछ सैंपल पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन अलग है और आंसर उसका मेरे को मैच नहीं कर रहा, तो कहीं कहीं पे हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्लीज फिर भी मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट सारी जगह पे एफर्ट डालें, ठीक है। बाकी आप 3 घंटे में एफर्ट डालो, मिलते हैं अच्छे से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी गुड लक, ठीक है। हिमांशु तुम्हारे साथ है यार, ठीक है, मस्त जाएगा पेपर, ये मेरी गारंटी है, टेंशन मत लो, बिलीव रखो अपने ऊपर, बिलीफ रखो अपने ऊपर और सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ में आ गया? अच्छा ही जाने वाला पेपर, पेपर ईज़ी आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? बाय बाय, मिलते हैं।